तो दो तरीके के पैरामीटर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहला कि एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। पहला तो पैरामीटर ये कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितने की होगी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। अगर 10 लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट सबके हम लोग मेजर करें तो सबके अलग अलग होंगे। और दूसरा पैरामीटर कि उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑल प्रोग्राम विल वेरी फ्रॉम प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर, ठीक है ना। तो दूसरा जो होगा एग्जीक्यूशन टाइम, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दो पैरामीटर हमारे हो गए, एक हो गया मेमोरी जिसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे, और दूसरा हमारा हो गया टाइम जिसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहला, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। लिखने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन हम आपके लिए लिखते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज जो है स्टाइलस का यूज हम नहीं करते हैं, माउस से सीधा लिखते हैं। दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम, ठीक है। जो मेमोरी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मेमोरी रिक्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी? अब आप जानते हैं कि एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम जो मेमोरी वेरी करेगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज एग्जीक्यूशन। थोड़ा आवाज बंद कर दीजिएगा गौरव जी, थोड़ा। एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम है। तो एक अच्छा प्रोग्राम होने के लिए अगर एक हम लोग कह रहे हैं कि एल्गोरिथम जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन से हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, और दूसरी बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है ना। जो ये पैरामीटर है, मेमोरी रिक्वायर्ड by a program must be minimum, and second complexity is execution time या time complexity, this should be also minimum, ठीक है ना। तो जिस सॉल्यूशन में ये दोनों होल्ड करेंगे, जिस सॉल्यूशन में ये दोनों पैरामीटर होंगे, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज ए ऑप्टिमम सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। बेस्ट सॉल्यूशन, जिस एल्गोरिथम में ये चीज पैरामीटर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब भी बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, कुछ कोड्स की बात करेंगे और देखेंगे कि उसकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन को, एल्गोरिथम को बनाने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन करना है जिसको बोल रहे हैं ओ नोटेशन, ठीक है ना। ओ मतलब ओमेगा नोटेशन, दिस इज कॉल्ड ओमेगा नोटेशन, ठीक है ना। ओमेगा नोटेशन ये किस लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कि प्रोग्राम का रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है, ठीक है ना। दिस नोटेशन यूज्ड फॉर डिस्कसिंग रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोथ, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोथ, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है नंबर ऑफ टर्म्स के बढ़ने के साथ, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा या थीटा नोटेशन, ठीक है ना। ओमेगा नहीं, बिग ओ नोटेशन। तीन तरीके के नोटेशन होते हैं, बिग ओ नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के बहुत सारे नोटेशन है। यहाँ पर हम लोग स्मॉल
कैपिटल ओ नोटेशन की बात करेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2-4 कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिख करके देख रहे हैं और प्लॉट करके दिखाएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कौन सा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे हैं। पहला, अगर मान लीजिए कि एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो अगर कांस्टेंट है तो हमने लिखा ओमेगा 1 लिख दिया, ओ 1 लिख दिया, या यहां पर हमने सी लिख दिया, सी। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो एल्गोरिथम ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो कर रहा है, दिस एल्गोरिथम इज ग्रोइंग विथ कांस्टेंट टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, दिस टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है ना, कि एल्गोरिथम में हमेशा जो कांस्टेंट, जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी एग्जीक्यूशन के लिए, वो वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा सेम ही होगा। तो ऐसे एल्गोरिथम को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टाइम। ठीक है ना। दूसरा, यहां पर हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से एल्गोरिथम ग्रो करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज लॉगरिथमिक। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम है वो लॉगरिथमिक है। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्सिटी किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। ठीक है ना, जो ग्रोथ हो रही है वो लीनियरली हो रही है, लीनियर एग्जीक्यूशन, लीनियर ग्रोथ। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। तो मान लीजिए कि ऑपरेशन होने में जब n की वैल्यू 1 है तो 1 सेकेंड लग रहा है, तो अगर 1000 n होगा तो 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर n के प्रोपोर्शनली एल्गोरिथम ग्रो कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जो एल्गोरिथम के ग्रो करने का जो रेट है वो लीनियर है। ठीक है ना। लीनियर के बाद ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर है वो n log n है। ठीक है ना, n log n टू दी बेस 2। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉगरिथमिक है, जो ग्रोथ है वो लॉगरिथमिक है। ठीक है। उसके बाद अगर जो ऑर्डर वेरी कर रहा है, किस पे वेरी कर रहा है, n रेज टू दी पावर 2 पर। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम ग्रो कर रहा है वो 2 पावर से रेज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ग्रोथ। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ग्रोथ। स्क्वायर ऑर्डर का ग्रोथ हो रहा है, स्क्वायर ऑर्डर ग्रोथ। समझ में आ रहा है, दिस इज स्क्वायर ऑर्डर ग्रोथ। ठीक है ना। और अगर जो कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर रही है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, n के रेज टू दी पावर 3 के ऑर्डर की वेरी कर रही है। ठीक है ना। अगर n के क्यूबिक ऑर्डर, जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्यूब के ऑर्डर की बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो हो रही है वो कैसे ग्रो हो रही है, क्यूबिक ऑर्डर पॉलिनोमियल के फॉर्म में ग्रो कर रही है। ठीक है ना। और एक हम लोग टर्म और ले रहे हैं, n रेज टू दी पावर p या 2 रेज टू दी पावर n। ठीक है ना, ऑर्डर 2 रेज टू दी पावर n। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रोथ का ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर है, यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑर्डर है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल ऑर्डर, ठीक है ना, दिस इज पॉलिनोमियल ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिथम जो हमने लिखा हुआ है ये ऐसे समझ में नहीं आता, ये ऐसे समझ में नहीं आता है। ये कैसे समझ में आएगा, जब हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, जब हम लोग ग्राफ पे ड्रा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कांस्टेंट ऑर्डर से ग्रो कर सकती है जिसमें नंबर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, लॉगरिथमिक होती है, लीनियर ग्रोथ होता है, स्क्वायर ग्रोथ होता है, क्यूबिक ग्रोथ होता है, पॉलिनोमियल ऑर्डर का ग्रोथ होता है, ठीक है ना। अब अगर इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रा करें, ठीक है ना, ग्राफ पे ड्रा करें तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें हम लोग एक ग्राफ के हेल्प से, तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। एक हम x और y का प्लॉट ले रहे हैं जिसमें x एक्सिस पर हम लोग n की वैल्यू ले रहे हैं और y एक्सिस पर ले रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रोथ का ऑर्डर, ठीक है ना। दो, एक हमने x एक्सिस लिया, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, this one is x axis and this one is y axis, ठीक है, x axis है, y axis है। x axis पर हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, n की वैल्यू को नंबर के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन टू द ग्रोथ रेट, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। y एक्सिस पर हम लोग प्रिंट करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है यहां पर हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पर हमने 0 रखा, यहां पर हमने 5 रखा और यहां पर हमने 10, ठीक है, यहां पर हमारा करीब 100 आ गया, दिस इज माय 100 एंड दिस वन इज माय लेट्स से दिस इज माय 50, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर 50, ठीक है ना। दूसरे पर तो देखिए जब कांस्टेंट ऑर्डर में वेरी कर रहा है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, तो ये हमेशा कैसे होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूशन ग्रोथ में अगर कांस्टेंट टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ n के बढ़ने से, नंबर ऑफ n के बढ़ने से जो ग्रोथ है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो दिस इज कर्व फॉर कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। जो ग्रोथ है अगर कांस्टेंट है तो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, यहां पर हम लोग ऑर्डर ऑफ n को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ ग्रोथ यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो n की वैल्यू चाहे जो हो, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमेशा सेम लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टाइम। इसका मतलब कि एल्गोरिथम जो है वो नंबर ऑफ टर्म पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लॉगरिथमिक, अब देखिए लॉग n की वैल्यू जो ग्रो करने का जो ऑर्डर होगा, आप जानते हैं अगर n है तो n इस तरीके से ग्रो करता है। अगर आप लीनियर कर्व की बात करें, इसको हम लोग मिटा दे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्टीप हो गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर लीनियर ऑर्डर की बात करें तो लीनियर कैसे ग्रो करता है, इसका जो स्लोप होना चाहिए, आप जानते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं कि अगर लीनियर ऑर्डर ग्रोथ की बात हम लोग कर रहे हैं कि ऑर्डर लीनियरली ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर ग्रोथ लीनियर हम लोग कह रहे हैं कि n की वैल्यू के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो ग्रोथ है वो n के ऑर्डर का है, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा इन द सेम रेशियो योर कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो राइज, ठीक है ना।
तो अगर किसी पॉइंट पर हम लोग मेजर करेंगे तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 45 डिग्री। ठीक है, इस कर्व का जो स्लोप है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर ग्रोथ है। तो ऐसे तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर, और अगर ये लॉगरिथमिक ऑर्डर का है, ठीक है ना, लॉगरिथमिक ऑर्डर, तो आप देखेंगे कि लॉगरिथमिक ऑर्डर स्लोप जो है वो n की वैल्यू के बढ़ने के साथ बहुत धीरे 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 ग्रो करता है। ठीक है ना, तो अगर लॉगरिथमिक है ऑर्डर ऑफ लॉग n, तो उसका जो स्लोप है, ठीक है ना, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज वेरी लो। आप इस कर्व को आप एक्सपोनेंशियल भी कर्व बोलते हैं, तो या इसको लॉगरिथमिक कर्व बोलिए या एक्सपोनेंशियल कर्व बोलिए, दोनों का मतलब एक है। तो ये देख रहे हैं कि अगर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है या लॉगरिथमिक ऑर्डर की बढ़ रही है, तो n की वैल्यू के बढ़ने पर ग्रोथ का जो रेट है वो लीनियर ऑर्डर के बढ़ने से कम है। इसका मतलब कि जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, जो एल्गोरिथम लॉगरिथमिक ऑर्डर से बढ़ेगा, वो एल्गोरिथम ज्यादा बेहतर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दोज एल्गोरिथम व्हिच ग्रो एट द लीनियर स्केल। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर n स्क्वायर होगा तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी तो n स्क्वायर जो है बहुत तेजी से बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये जो कर्व ऐसे आएगा, दिस इज n स्क्वायर। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्लोप है ये बहुत अधिक है। इसका मतलब कि थोड़ा सा n बढ़ा तो n स्क्वायर कंप्यूटेशन बहुत अधिक हो गया। और अगर क्यूबिक ऑर्डर होगा तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये जो है और बढ़ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ठीक है, और अगर ऑर्डर ऑफ लॉग n है तो इसके थोड़ा सा नीचे से ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n टू दी बेस। समझ में आ रहा है। तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम ये है। उससे बेस्ट एल्गोरिथम जो ऐसे ग्रो कर रहा है, उससे बेहतर एल्गोरिथम जो इस तरीके से, उससे थोड़ा सा कम बेहतर वो एल्गोरिथम है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, उससे थोड़ा सा गड़बड़ एल्गोरिथम लिनियर है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कौन सा है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2 रेज़ टू द पावर n? ठीक है ना, 2 रेज़ टू द पावर n की कहानी तो और भी गड़बड़ है। अगर n की वैल्यू 5 कर दिया आपने तो 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 5 इज 64। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो n की वैल्यू मान लीजिए आपने 100 कर दिया तो 100 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 100। ठीक है ना, ये वैल्यू इतनी अधिक हो गई कि योर कंप्यूटर विल प्रोबेबली नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पॉलिनोमियल ऑर्डर में ग्रो करती है तो वो सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होगा। ठीक है ना, ये एल्गोरिथम सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर कोई एल्गोरिथम इस तरीके से ग्रो करता है तो उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, कांस्टेंट वाला, उसके बाद लॉगरिथमिक, उसके बाद लीनियर, उसके बाद उससे 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 ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, n log n, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कौन सा है, जिसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n के ऑर्डर का होगा, वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है ना, तो ये एल्गोरिथम जो है वो सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूं, एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूं। उमेश चौहान, किरणजीत विश्वास, समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यस सर।
हम ये कह रहे हैं कि जो जब कोई एल्गोरिथम है उस पर नंबर ऑफ टर्म्स के बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम गड़बड़ है, उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्राफ के हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 पर आप देखेंगे कि इफ नंबर ऑफ टर्म इज वेरी लो, ठीक है ना, तो सारे एल्गोरिथम लगभग जो है वो सेम ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग हो जाएगी, ये कहने का कुल मतलब है, ठीक है ना। तो सबसे गड़बड़ एल्गोरिथम कौन सा है, जो जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। ये जो एल्गोरिथम है जिसका ऑर्डर में लिखा है 2 रेज़ टू द पावर n ऑर्डर से ग्रो कर रहा है, ये एल्गोरिथम सबसे गड़बड़ एल्गोरिथम है, ठीक है ना। लक्षित कुंतल, विशाल भारती, यस अरे समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ये इस ग्राफ को आप बहुत बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कर सकते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म के ग्रो करने से किस तरीके से एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस वेरी करेगी, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ जो है एक स्टेप्स लिखते हैं और प्रोग्राम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर से ग्रो कर रही होगी, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली कोड देख के ही हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोड, ठीक है ना। तो थोड़ा कोड को हम लिखते हैं, 2-4 कोड लाइन लिखेंगे और उससे कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उससे कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि एक लूप है, मान लीजिए कि एक लूप है, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ठीक है, आई इन रेंज ऑफ n, और यहां पर एक स्टेटमेंट डाल दिया प्रिंट आई, ठीक है ना। ये एल्गोरिथम हमने लिखा हुआ है और ये बेसिकली क्या है, दिस इज लूप स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो प्रोग्राम का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लूप्स होते हैं, इफ एंड एल्स होते हैं, नेस्टेड लूप्स होते हैं, नेस्टेड इफ एंड एल्स होते हैं और ट्री होते हैं, ठीक है ना। तो लूप अगर स्टेटमेंट है, अगर ये फॉर लूप है, तो हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना चाहते हैं। वी वांट टू मेजर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, हाउ एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड ऑन n, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट रिक्वायर c1 टाइम, ठीक है ना। ये पहला स्टेटमेंट आप प्रिंट स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एग्जीक्यूशन का टाइम होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन जब यही स्टेटमेंट कितने टाइम्स रन करे, n टाइम्स रन करे, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कितना हो जाएगा, बताइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स से क्या होना चाहिए। व्हाट इज टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, डेफिनेटली इट इज मल्टीप्लाइड बाय c1 मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना, जो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा यहाँ पर c ही ले लीजिए, c1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, c ले लीजिए, c इंटू n, ठीक है ना, c इंटू n, वाई n, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग, ये स्टेटमेंट जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट डाला हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है इसके एग्जीक्यूशन में मान लीजिए कि c सेकंड लग रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज अंडर लूप, ठीक है ना। तो अगर n टाइम्स ये लूप रन कर रहा है तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा, c इंटू n। तो इसका जो ओ बिग ओ नोटेशन में इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से ग्रो कर रहा है, दिस एल्गोरिथम इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ
एट द रेट ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अगर एक सिंगल लूप है तो आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ n पर, क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन में तो हमेशा कांस्टेंट टाइम लगेगा। ठीक है ना। जो एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट टाइम but it is executing n times, so total time required for execution of this statement is c into n। तो इसमें जो है जो लार्जेस्ट पावर n की होगी वही कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रो का आर्डर होता है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल केस में एक रूल यहाँ पर रिमार्क्स नोट कर लीजिए, रिमार्क्स कि अगर पॉलिनोमियल आर्डर ग्रोथ है, ठीक है ना, अगर कोई एल्गोरिथम पॉलिनोमियल ऑर्डर में ग्रो करती है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही ग्रो के ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज proportional to डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पॉलिनोमियल अगर है ग्रोथ तो जो उसमें हाईएस्ट डिग्री है तो हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम ग्रो करेगा। जैसे हमने कहा कि जो एल्गोरिथम ग्रो करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 3, इसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम ग्रो कर रहा है। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की तो कॉम्प्लेक्सिटी का जो नोटेशन हो जाएगा वो नोटेशन दिस एल्गोरिथम ग्रो एट द रेट ऑफ n स्क्वायर। ठीक है ना। तो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वही एल्गोरिथम के ग्रोथ की ऑर्डर होगी। ठीक है ना। जो हाईएस्ट डिग्री है वही एल्गोरिथम के ग्रोथ का ऑर्डर होगा। तो एल्गोरिथम कैसे ग्रो कर रहा है? स्क्वायर ऑर्डर में ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। तो व्हाइल लूप, फॉर लूप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अगला हम लोग मेजर करते हैं कि अगर एक नेस्टेड लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप अगर है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसके अकॉर्डिंग, किस डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वेरी कर रही है। ठीक है ना। तो एक पहले हम लोग कोड लिख दे रहे हैं और कोड लिख करके मेजर करते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा होगा। ठीक है ना। तो हमने लिख दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ n। ठीक है ना। जो कोड लिख रहे हैं उसको हम पाइथन में लिख रहे हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रोथ का ऑर्डर होगा, जो एल्गोरिथम के ग्रो का ऑर्डर होगा वो हर एक लैंग्वेज में सेम ही होगा। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करिए, क्योंकि दिस इज अ प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका प्रोग्रामिंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप नेस्टिंग लूप, नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेस्टिंग ऑफ लूप या नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप आपने रखा हुआ है। अब सिंटेक्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो सिंटेक्स वेरी करता जाएगा वो अलग इशू है। बट यहां पर हमने मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट आई, और यहां पर हमने एक लूप लगा दिया फॉर j इन रेंज ऑफ n एंड दिस वन इज स्टेटमेंट 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रो करने के ऑर्डर को मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट रिक्वायर C1 अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है,
जो पहला जो आउटर लूप है, दिस स्टेटमेंट रिक्वायर C1 यूनिट ऑफ टाइम। जो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो आप देखेंगे कि इसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम होगा वो कांस्टेंट टाइम होगा। तो हमने कह दिया कि दिस स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट रिक्वायर C1 टाइम, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, दिस रिक्वायर C2 टाइम, ठीक है ना, ये C2 टाइम है। तो जो ये इनर लूप है, दिस इनर लूप इज रिक्वायरिंग C2 इंटू n, ठीक है। इसके कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। और ये लूप इसमें जोड़ दीजिए आप, C1 प्लस C2 इंटू n, ठीक है ना। और इसमें आप फिर से n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आउटर लूप, दिस लूप इज आल्सो एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, ठीक है ना। ये जो लूप है, दिस लूप इज आल्सो एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, और ये जो इनर लूप है, इसको एग्जीक्यूट करने में C2 टाइम लग रहा है, और इसमें हमने C1 जोड़ दिया, तो यहां तक का स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम हमने निकाल लिया, एंड दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स। सो ये जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, ये हो गया C1 प्लस C2 इंटू n इंटू n। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज C1 इंटू n प्लस C2 n स्क्वायर। तो ये आप देखिए पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ पॉलिनोमियल। और हमने कहा है कि अगर पॉलिनोमियल जैसा कोई भी एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करने पर अगर पॉलिनोमियल बनता है, तो इसके जो ग्रोथ का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपने टाइम को मेजर किया हुआ है इस कोड के लिए, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसका जो ग्रोथ का ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर ऑर्डर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम अगर नेस्टिंग ऑफ द लूप है, तो नेस्टिंग ऑफ लूप को हम लोग इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हम लोग मेजर करेंगे, हमने डिस्कस किया हुआ है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को, हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका एक बाइनरी सर्च है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट 12 सेकंड का टाइम है, अभी हम इतने टाइम में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। आपने देखा था कि एक कंपैरिजन के बाद हमने जब मिड वैल्यू निकाला था, तो ये आपकी पूरी लिस्ट थी, इसमें n टर्म्स थे, ठीक है ना, n टर्म्स थे, और इसमें मिड वैल्यू के बाद ये जो लिस्ट थी आपकी कितनी हो गई थी, n/2 हो गई थी। उसके बाद लिस्ट कितनी हो गई थी, दूसरे कंपैरिजन के बाद n थी, n/2 हो गई। अगले बार ये लिस्ट कितनी हो गई, n/4 हो गई। अगले बार ये लिस्ट कितनी हो गई, n/8 हो गई। हर एक मिड पॉइंट को डिफाइन करने के बाद योर सर्च स्पेस इज कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट, ठीक है ना। तो एक एक हाफ डिवाइड होते होते हम लोग एक वैल्यू पर पहुंच रहे हैं, जब पूरी लिस्ट में कितने टर्म होंगे, एक टर्म होंगे। तो आई कैन सिंपली राइट दिस दैट 2 रेज़ टू द पावर k, ये k टाइम्स में जब k हम लोग यूनिट को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दिस इज 1, एक टर्म आपको मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k। अब दोनों तरफ जो है लॉगरिथम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, log n, किस बेस पर आपको log लेना है, log 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा, k log 2 to the base 2, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू log n to the base 2,
तो अगर बाइनरी सर्च की बात हम लोग कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज प्रोपोर्शनल टू log n to the base 2, ठीक है ना। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, log n to the base 2। और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, लीनियर सर्च में अगर कॉम्प्लेक्सिटी आप मेजर करते हैं तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। लीनियर सर्च में जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि व्हिच एल्गोरिथम इज गुड बेटर एज कंपेयर टू लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो आप देख रहे हैं अभी हमने ग्राफ के हेल्प से आपको समझाया था कि इसके ग्रोथ का आर्डर जो होगा, इसकी स्टीपनेस जो होगी वो हमेशा log n से कम होगी। तो ये एल्गोरिथम ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च।